नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, टेस्ट पेपर नंबर 6 को हल करना शुरू करते हैं। हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की श्रृंखला हम लोग दे रहे हैं। तो ये 6वां टेस्ट है। इससे पहले 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं इसे। पीछे वाले टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। दोनों भाषाओं में है, आप अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। बाकी दिशा निर्देश आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें कहा गया कि पांड्य किंगडम के बारे में विचार करके बताइए। तो कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि इनका प्रतीक चिन्ह था मछली, ठीक। इनकी राजधानी का नाम था उरैयूर, और जो पांड्य साम्राज्य है ये आधुनिक तिरुनेलवेली जिला, मदुरै और रामपद जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी त्रावणकोर जो है वहां भी इसका विस्तार है। ऐसे करके 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि करेक्ट कौन सा है, सही की तलाश करनी है, बताइए। और ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। लेकिन ये बीच वाला जो इसमें दिया हुआ है राजधानी का नाम, पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो मदुरै थी, ज़्यादा समय तक मदुरै ही रहती है। और उरैयूर जो आप देख रहे हैं ये असल में चोलों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया कि नक्कीरर की अध्यक्षता में थेन मदुरै में पहला संगम साहित्य या संगम सम्मेलन जो है उसको आयोजित किया जाता है। अगस्त तोलकापियार की अध्यक्षता में कट्टापुरम, ये कपाटापुरम है असल में, तो कपाटपुरम जो है यहाँ पे दूसरा संगम साहित्य या दूसरा जो संगम है उसका आयोजन होता है। संगम में होता क्या है, तो जो तमिल लिटरेचर होता है उसका कंपाइलेशन करने का काम होता है, मतलब वो कहीं खो न जाए इसलिए उसको लिपिबद्ध किया जाता है। तो इसमें आप देखें और बताएं, यहाँ संगमों के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये प्रश्न संख्या 2 आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। पहला ही कथन गलत है, इसमें पहला ही कथन गलत है, लेकिन दूसरा वाला सही है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं, ठीक। तो अब प्रश्न उठता है कि पहले वाले में क्या दिक्कत है। तो थेन मदुरै नाम की जो जगह है वहाँ पे पहला संगम आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी। तो यहाँ नक्कीरर नहीं होना चाहिए और इसीलिए गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको फिर से चयन करना है। तो जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, मतलब आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कौथुम और जैमिनीय तथा रामायणीय संहिता ये सामवेद की हैं, सामवेद की शाखाएं हैं असल में। और छांदोग्य उपनिषद में त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो अब आप बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 3 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है ये छांदोग्य उपनिषद में नहीं बल्कि जो मैत्रेयणी उपनिषद है उसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि पुष्यभूति कर्ण वंश का संस्थापक था। दंतिदुर्ग जो है उसने हर्यक डायनेस्टी की नींव रखी थी। वाकाटकों का संस्थापक विंध्य शक्ति था और सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। आप गलत को छांट लीजिए, सही आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए, दंतिदुर्ग हर्यक वंश का संस्थापक हो नहीं सकता, ठीक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, है ना। तो अगर इसमें दूसरा वाला गलत होता है तो बहुत आराम से आप छांट सकते हैं। कम से कम 2 विकल्प तो आपके चले जाएंगे। अब बचता है इसमें बी, इसका जो बी वाला है वो भी चला जाएगा क्योंकि इसमें भी दूसरा मौजूद है। तो दूसरा जहाँ जहाँ था उसे हमने हटा दिया और इसलिए हमारे पास सी वाला ऑप्शन बचता है जिसमें कहा गया तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें आप देखें, तीसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन पुष्यभूति जो है ये कर्णवंश का संस्थापक नहीं था। कर्णवंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, पुष्यभूति जो है ये वर्धन वंश के संस्थापक थे, इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और दंतिदुर्ग को आप जानते ही है, राष्ट्रकूटों का संस्थापक था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर कुछ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विचार करना है आपको और बताना है कि सत्य कौन सा है। तो तेलंगाना के वारंगल में 1000 स्तंभ मंदिर है और 12वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के रुद्रदेव के द्वारा इसको बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तमिलनाडु में। 1010 में चोल राजवंश के बहुत बड़े राजा थे, इनका नाम था राजा राज चोल, और राजा राज चोल प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण होता है।
तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है ना, दोनों यहाँ पे परफेक्ट हैं, इसमें कोई भी ऐब नहीं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकों के नाम और लेखक का नाम दिया है, तो दशकुमार चरित है, किरातार्जुनीयम है। अब इसमें मिलान करके पहले से दिया हुआ है, जैसे दशकुमार चरित को श्री हर्ष ने लिखा था, किरातार्जुनीयम के लेखक थे भारवी, हयग्रीव वध के लेखक थे मेंथा और कुमार संभव के कालिदास, जबकि रावण वध को भट्टिन ने लिखा था। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। माफ कीजिएगा, यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका बी होगा। बी को यहाँ भी मार्क करते हैं, यहाँ ए वाला नहीं होगा बल्कि बी वाला होगा, एक सीध में मिलाने पर गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है, लेकिन इसका जो पहला वाला है वो गलत है। दशकुमार चरित को श्री हर्ष ने नहीं लिखा था। दशकुमार चरित को लिखने वाले कौन है? दंडिन है, दंडिन कवि हैं। काव्य दर्शन और दशकुमार चरित ये दोनों ही उन्हीं के द्वारा लिखे गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो खलीमपुर, नालंदा, भागलपुर ये तीनों शिलालेख जो हैं ये पाल राजवंश से संबंधित हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो पहली बौद्ध संगीति है इसका आयोजन शिशुनाग वंश के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के राजा कालाशोक के शासनकाल में होता है और वैशाली में होती है। पहली वाली बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। पुरापाषाण काल के मनुष्यों को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो दूसरा है ना ये गलत है। समस्या ये है कि जो पहली वाली बौद्ध संगीति है ये हर्यक राजवंश के समय में होती है और अजातशत्रु का उस समय मगध पे शासन था, बाकी सब सही। दूसरी वाली बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में होती है, वो संदेह की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पहले लिखा है तो वो गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपको गलत की ही तलाश करनी है। तो बीजापुर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है और ये समय था 1686 का। 1633 में अहमदनगर को शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है और बरार को मुगलों में मिलाया जाता है 1633 में अकबर के शासनकाल में। तो अब गलती कहाँ पर है ये आपको बतानी है और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। बरार वाला ऑप्शन गलत है, अकबर के समय में इसका विलय नहीं होता है। ये समय 1633 का है और 1633 में अकबर जीवित ही नहीं था, पहली बात तो बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं, है ना। ये अकबर के शासनकाल में मिलाई जाती है। यहाँ जो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बरार को अकबर के समय में नहीं मिलाया गया हो या फिर ये समय ही गलत दिया हो, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि समय ही गलत दिया है, 1633 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1595। 1605 तक अकबर का जीवन काल ही है, ठीक है, तो उसी के बीच में होगा तो 1595 में बरार का विलय किया जाता है। बाकी जानकारियाँ परफेक्ट हैं और गोलकुंडा का जो समय है वो 1687 का है। अच्छा, अब इसके बाद 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका शासक और राजवंश का नाम है, मिलाना है आपको। तो इसमें नासिरुद्दीन महमूद है, बहराम शाह है, अबू बकर शाह है और खिज्र खां है। कौन सा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है दिल्ली सल्तनत में? देखिए और बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये पहले से मिला हुआ है, कुछ नहीं करना है। नासिरुद्दीन महमूद का संबंध किससे है? ये तुगलक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक। बहराम शाह गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। अबू बकर का संबंध तुगलक डायनेस्टी से है और खिज्र खां का संबंध सैयदों से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अब यहाँ पर अवध के नवाबों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको अरेंज करना है। तो वजीर अली हैं, सफदरजंग है, सादत खां है और नासिरुद्दीन हैदर है। अब इसमें क्रम अरेंज करके आप देखिए। तो प्रश्न संख्या 10 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक। सी वाले के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें वजीर अली का जो समय है वो 1797 से लेकर 98 तक का है सबसे पहले। उसके बाद सफदरजंग ये 39 से लेकर 54 तक, फिर सादत खां 1722 से लेकर 39 तक और इसी के समय में अवध जो है वो स्वतंत्र राज्य बनता है। ये सादत खां बुरहानुल मुल्क की उपाधि के साथ वहाँ का नवाब बनता है। इसके बाद नासिरुद्दीन हैदर अगला, ये 1827 से लेकर 1837। फिर आसफउद्दौला और शुजाउद्दौला को आप देखते हैं। शुजाउद्दौला के समय में बक्सर का युद्ध होता है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी। इसके बाद 11वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें कुछ ऑप्शन दिए हुए, मतलब मिलान करके दिया है किसने क्या किया था। अब इसमें से जो गलती है वो आपको ढूंढनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में तुगलकाबाद की स्थापना की गई, जिसे दिल्ली का तीसरा शहर माना गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पनाह नगर की स्थापना की गई और ये दिल्ली का चौथा शहर बना। फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोजाबाद की स्थापना की गई और ये दिल्ली का 5वां शहर था। शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ की स्थापना की थी और इसे दिल्ली का 6वां शहर कहा जाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न को देखा
और ये जो 11वां प्रश्न है इसका सही जवाब उसमें से हो जाएगा ए वाला, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना, तुगलकाबाद और खिलजियों का कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में, सीधे सीधे आप इसे अलग कर सकते हैं। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और ये दिल्ली का तीसरा शहर था। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ सिखों के विषय में है, सिख गुरुओं के बारे में है। सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा को शुरू किया था और संगत सभा की स्थापना की थी। गुरुमुखी लिपि का जनक भी यहाँ आप देखिएगा, गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब का कंपाइलेशन करने का काम गुरु अर्जुन देव ने किया था, और सच्चा बादशाह की उपाधि हरकिशन ने धारण की थी। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है ना। लेकिन इसका जो चौथा वाला है यहाँ, सच्चा बादशाह की उपाधि, ये गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा धारण की गई थी। हरगोविंद सिंह के द्वारा इस पदवी को धारण किया गया था। यही एकमात्र इसमें गलत है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ देखें, आप कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के बारे में 4 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है बताइए। तो दीवान इश्तिहाक जो है ये पेंशन विभाग होता था। दीवान अर्ज जो है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, यानी सैन्य विभाग। अपीलीय विभाग को कहा जाता था दीवान रिसालत, और अमीर को ही जो है ये कृषि विभाग था। तो अब आप बताएं कि इसमें सही कौन सा है। ठीक है, देखिए और बताइए। तो दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था, इसका मतलब ये सही है। तो इसमें से अगर हम ए को छांट देते हैं क्योंकि उसमें चौथा मौजूद नहीं है, तो ये एक अलग हो जाता है। बचते हैं इसमें 3 ऑप्शन, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए और बताइए। अब इसमें आप ये भी जानते हैं कि दीवान इश्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग है ना। तो पहला वाला अगर सही है, तो पहला वाला सही है, तो उसके आधार पे एक विकल्प और आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब इसमें आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, सी और डी। अब उसमें से आपको चुनना है, बताइए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक है, सभी इसमें जितने भी दिए हुए हैं सभी के सभी सही हैं, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा एलिमिनेशन का तरीका आपको आना चाहिए, जहां पे नहीं आ रहा है वहां के लिए। ये प्रश्न सीधा था, इसमें आराम से आप कर सकते थे। तो डी को चुना, सभी सही। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था शोहरत-ए-आम। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए, अंतिम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था इब्राहिम लोदी, और ये लोदी वंश का भी लास्ट रूलर था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, और ये 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढनी है, बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसमें गड़बड़, और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? MBT का था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का, और उसके बावजूद उसके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा असंतोष था, लोग उससे खुश नहीं थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, जो कि है नीचे। युद्धों के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब समय दिया हुआ है, किसके बीच में लड़ा गया वो दिया हुआ है। जैसे कि सरहिंद का जो युद्ध है, बैटल ऑफ सरहिंद, वो 1555 का है, और ये मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, और यहाँ से मुगलों की वापसी होती है। कन्नौज का जो युद्ध है, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, 1539, खदेड़ दिया जाता है हुमायूं। और उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई जो है ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। दारा शिकोह योग्य शासक नहीं सिद्ध हो पाता है, हालांकि वो बहुत अच्छा इंसान था। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है, यहाँ आप देख रहे हैं, और हमें सही ही चाहिए था। दूसरा वाला गलत है। कन्नौज का जो युद्ध है वो 1539 में नहीं होता है। शेरशाह सूरी का अगर आप टेन्योर भी जानते हैं तो वो 40 से लेकर 45 तक रहता है, 1540 से 45 तक, है ना। उसकी शुरुआत होती है कन्नौज के युद्ध से, मतलब यहाँ वो जीतता है, निर्णायक विजय होती है। हुमायूं को अपना मतलब भारत की सीमा से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके बाद उसके रास्ते का कांटा साफ हो जाता है, तो वो अपना दिल्ली के तख्त पे बैठता है, ये उसका काम रहता है। उसके बाद वो अपना शासन करता है। 45 में वो कालिंजर अभियान करता है, और उसी में झुलस जाने की वजह से मृत्यु होती है। तो इसमें 40 से आप इसका टेन्योर देख रहे हैं, तो वो 1 साल तक क्या करता रहेगा। तो ये जो युद्ध का समय है यही असल में 1540 का है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सही है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, 1861 का ये भारतीय परिषद अधिनियम जो है, इसमें वायसराय वॉरेन कैनिंग के द्वारा इसको पेश किया गया था। मतलब कुल मिलाकर कैनिंग के द्वारा इसको पेश किया गया था, 1861 वाला। हृदयनाथ कुंजरू ने प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी, समय था 1914 का। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, इनके शासनकाल के दौरान सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। निष्काम कर्म मठ की स्थापना धोंडो केशव कर्वे ने की थी, माफ कीजिएगा, रघुनाथ धोंडो कर्वे ने की थी। तो अब इसमें आपको देखना है और बताना है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये चौथा वाला गलत है जिसमें रघुनाथ ढोंडो कर्वे की बात हो रही है। ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। यहाँ जो नाम है ना वो ढोंडो केशव कर्वे यानी DK कर्वे होगा, और ये समय था 1910 का। बात जिसमें जितनी बाकी बातें कही गई हैं वो ठीक है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी सही है। इसके बाद देखें अगले प्रश्न को, जो कि है 17वां। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको देखकर बताइए। तो कथन ये कहता है कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की जाती, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले शचींद्रनाथ सान्याल थे, और समय था 1924 का। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 17 को आप देख रहे हैं, और इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों सही हैं, दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। असल में होता यह है कि 1922 में जब चौरी चौरा का कांड होता है तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को एकदम से ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन गांधी जी के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। मतलब ये तो सिर्फ एक मौका था, असल में उनके दिमाग में ये चल रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है। उन्हें जल्दी कुछ करना था, मतलब जल्दी एक्शन लेना था, और वो ये देख पा रहे थे कि 1 साल में तो स्वराज मिलने वाला है नहीं, तो इसके लिए कुछ बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। जनता को कैसे समझाएं, तो एक मौका मिल जाता है चौरी चौरा के रूप में। तो जो क्रांतिकारी थे, जो कि युवा वर्ग था असल में, वो असंतुष्ट हो जाता है कि अपना सब कुछ झोंक कर हम इस आंदोलन में शामिल हुए और गांधी जी अब पीछे हट रहे हैं। तो वो क्षुब्ध होकर ये क्रांतिकारी रास्ता अपना लेते हैं, मतलब एकदम से सीधे सीधे आक्रामक हो जाते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, उसके बाद पड़ती है काकोरी ट्रेन डकैती, और उसके बाद छापे पड़ते हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं, और लगभग ये नौबत आ जाती है कि जो HRA है यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके जितने भी नामी गिरामी अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो सब गिरफ्तार करके या तो जेल में भर दिए जाते हैं या फिर फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। बचते हैं इसमें मुख्य रूप से सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद। तो वो भगत सिंह से कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद इस पार्टी का एक नया चेहरा सामने आता है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये कहानी है, फिलहाल ए वाला सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कहानियाँ काफ़ी काम की होती हैं, ऐसे सुनने पर आपके दिमाग में स्टेबल रहता है। अब यहाँ पर करेंजो, ये देखें आप, ये करेंजो नहीं है, चयन करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि वायसराय लॉर्ड मेयो से संबंधित क्या चीज़ है, ये बतानी है आपको। तो वायसराय लॉर्ड मेयो से संबंधित, अब इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितने गवर्नर जनरल हुए हैं या वायसराय हुए हैं, उनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेयो के समय में क्या क्या होता है। पहली चीज़, सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। दूसरा ये कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। विडो रिमैरिज एक्ट आता है 1856 में, मेयो के समय में। बताइए कौन सा चीज़ जो है वो मेयो से जुड़ा हुआ है। अब इसमें चुनना आसान है। देखें, इसमें से हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ जो है वो मेयो से नहीं जुड़ी हुई है ना। तो आप इसमें से किसी को भी नहीं चुन सकते, मतलब डी वाला ऑप्शन तो आप नहीं चुनेंगे। बाकी अगर आप देखें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 का है, और 1856 का समय लॉर्ड मेयो का तो है नहीं, तो ये तीसरा वाला होगा नहीं। अब तीसरा नहीं होगा तो 2 विकल्प बचे हुए साफ हो जाते हैं और आपका रास्ता क्लियर है। पहला दूसरा सही है। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है और सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। इसके अलावा राज्यों में रेल प्रणाली की शुरुआत होती है, भारत में नहीं, राज्य स्तर पर रेल सेवा की शुरुआत होती है। डलहौजी के समय में, जिसका टेन्योर था 1856 तक का, इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को आप देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, और इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिएगा। तो सिंगफोन्स विद्रोह जो है ये असम बर्मा की सीमा पर 1843 में निरंग फीदू के नेतृत्व में हुआ था, और दुर्जन सिंह, श्याम गंजाम, इसके अलावा माधव सिंह, इन सब के नेतृत्व में चुआर विद्रोह होता है। तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 19 को आप देख रहे हैं, बताइए। देखिए इसका डी हो जाएगा, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सब पक्की है। समय और विद्रोह के नेताओं का नाम आप याद रखिएगा। तो इसमें से हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो ट्रीटी ऑफ लासा, ये जो संधि है इस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं 1904 में, और ये एंग्लो अफगान जो संबंध है उनका प्रतिनिधित्व करती है। आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। संगोली की संधि जो है ये अंग्रेजों और जो नेपाली यानी गोरखे हैं उनके बीच में होती है 1816 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसका नतीजा होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच में होता है। तो बताइए गलती कहाँ पर है। गलती साफ साफ दिख रही है, जो सबसे सरल होता है उसी में गलती होती है। ल्हासा की संधि जो है ये कैनिंग के समय में, माफ कीजिएगा करजन के समय में होती है। यहाँ देख रहे हैं आप ट्रीटी ऑफ ल्हासा, और ये तिब्बत वाला संबंध था, मतलब
दलाई लामा जो है वो पलायन कर जाते हैं, उसके बाद बड़ा उलटफेर होता है। तो कुल मिलाकर लासा की संधि पर हस्ताक्षर हुआ और ये एंग्लो तिब्बती संबंधों को दर्शाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये बहुत फायदे का सौदा नहीं था, यंग हस्बैंड मिशन और लासा की संधि आप देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, यहाँ देखें कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो कार्नवालिस कोड है, सहायक संधि है, रोहिल्ला युद्ध है और ठगी प्रथा का दमन है। बताइए इसमें से कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। अगर आप ये जानते हैं कि कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में ये घटनाएं हुई हैं तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। और 21 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें रोहिल्ला युद्ध होता है, उसके बाद फिर कार्नवालिस कोड आता है। रोहिल्ला युद्ध का जो समय है वो 1774 का है, ठीक, 1774 का है। और कार्नवालिस कोड जो है ये लॉर्ड कार्नवालिस के समय में आता है और ये 1793 का है। इसके बाद वेलेजली के समय में सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि का जो समय है वो आपका 1798 का है, ठीक है, 1798 में सहायक संधि आती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं, इसे जरा साफ कर लेते हैं। यहाँ देखें आप, ये जो है ये 1793 का है, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1793 का है। ये आपका 98 का है। रोहिल्ला युद्ध का जो समय है पहले भी आपको बताया 1774 का है। और ठगी प्रथा का दमन होता है 1830 में। ये किसके समय में होता है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। तो पंजाब में कूका आंदोलन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में होता है। ब्रिटिश भारत में सर लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान बर्मा का पूर्ण विलय 1885 में कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान 1787 में किर्क पैट्रिक प्रतिनिधि मंडल जो है ये नेपाल भेजा गया था। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 22 करेक्ट आंसर इसका इसमें से सी हो जाएगा। पहला सही है और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्मा का पूर्ण विलय ये 1885 में कहाँ से होता है। बर्मा का जो अंतिम विलय होता है, पूर्ण विलय होता है, वो आप देखते हैं कि 1885 में डफरिन के शासनकाल में होता है। ठीक, ब्रिटिश भारत में 1885 में ही होता है। समय तो ठीक दिया है, समय यहाँ नहीं गड़बड़, लेकिन ये लॉरेंस के समय में नहीं बल्कि डफरिन के समय में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। पहला तीसरा सही दिया था, सिर्फ दूसरा वाला इसमें गलत था। प्रश्न संख्या 23 में कहा गया कि कथन जो दिए हुए हैं उनको पहचान कर बताइए सही कौन सा है। तो महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे ये 1870 में ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। और 1806 में विलियम बेंटिंग ने सैनिकों को अपने माथे पर जातीय प्रतीक बनाने और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया और इसकी वजह से वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हो गया। अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। तो आप भी जानते हैं कि दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। कान में बालियां पहनने वाला मामला ये विलियम बेंटिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। ये जो है यहाँ ध्यान से पहले देख लीजिए, ये जो काम था ये बार्लो के समय में होता है, ठीक है। और पहला वाला सही दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो उत्तर दिया है वो ए है। अब ये किस आधार पे दिया है वो भी समझ लीजिए। देखिए 1806 में विलियम बेंटिंग जो है ये मद्रास के गवर्नर थे, तो ये टेन्योर उनका भी माना जाएगा। यहाँ पूरे भारत का और बंगाल का नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ मद्रास के क्षेत्र में देखा जाए तो ठीक बात है। तो ये भी कथन सही है उस लिहाज से, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो ए वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ पर देखें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारतीय महिला संघ या महिला भारत संघ इसको कहा जाता है। इसकी संस्थापिका थी लेडी सदाशिव अय्यर और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। यूनाइटेड इंडिया कमेटी जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी और शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, जबकि आपकी परिषदक समाचार पत्र की स्थापना ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा की गई थी। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 24 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका इसमें से बी हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है, केवल पांचवा वाला जो इसमें परिषदक समाचार पत्र वाला दिया है यही इसमें गलत है, बाकी सब सही है। तो बी को चुन लेते हैं। तो देख लेते हैं परिषदक के, ये पहली चीज तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, समय था 1886 का इसका और विपिन चंद्र पाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। संध्या जो कि बंगाल से प्रकाशित होता था 1906 का है, इसको ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसके बाद 25वें को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हर साल अक्टूबर का जो पहला मंगलवार है इसको विश्व आवास दिवस कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 2 फरवरी को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं।
और ये जो 25 है इसका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, सी वाला। ठीक है, सी वाले को चुन लेते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें सही है और उसी को हम चुनकर बाहर कर लेते हैं। बाकी पहला दूसरा दोनों गलत है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप भी जानते हैं कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और पहला जो विश्व आवास दिवस है, मतलब अक्टूबर का जो पहला सोमवार पड़ता है, हर साल अक्टूबर का जो पहला मंडे पड़ता है उस तारीख पे विश्व आवास दिवस को मनाया जाता है। मंगलवार नहीं होता है, वो सोमवार होता है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि आर्टिकल दिया हुआ है और उसका जो उसके अंदर प्रावधान है वो दिया हुआ है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो आर्टिकल 14 जो है ये समता के अधिकार की बात करता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है आर्टिकल 17। यहाँ आप देख रहे हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल नंबर 18 है। आर्टिकल 21A जो है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 51 जो है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन का जो प्रावधान है वो 51A में दिखाई देता है। सही कौन सा है बताना है आपको। और इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो 51A नाम का जो आर्टिकल है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें समान नागरिक संहिता की बात कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो ये तो इसमें से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसमें तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, मौलिक कर्तव्य। तो जहाँ भी आपको छठवां दिख रहा है उसको तुरंत बाहर कर दीजिए, और छठवां हमें 2 चीज़ों में दिखाई दे रहा है। अब बचता है ए और बी। अब इसमें आपको विचार करके बताना है कि कौन सा इसमें से होना चाहिए, ए और बी में से कौन सा होगा। देखिए और बताइए। अब पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं और दोनों विकल्प यानी ए और बी वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 26 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पांचवा भी गलत है और छठवां भी गलत है। आर्टिकल 51 जो आप देखते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के विषय में बात होती है, और 51A जो है वो तो आप जान ही रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो 61 में दिखाई देती है। समान नागरिक संहिता की अगर बात की जाए तो वो आपका यहाँ अगर आप देखें तो आर्टिकल नंबर 44 में दिखाई देता है। 44वां जो अनुच्छेद है उसमें समान नागरिक संहिता की बात की जाती है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, इसका ए वाला सही था। प्रश्न संख्या 27। अब यहाँ कथन दिया हुआ है 2 और इसमें आपको देखना है। तो 61वां संशोधन होता है संविधान में और ये होता है 1989 यानी 1989 में, और इसके द्वारा मतदान की जो आयु पहले 21 साल निर्धारित की गई थी उसको घटा के 18 कर दिया जाता है। और दूसरा कथन ये कहता है कि 101वां संशोधन संविधान में होता है 2016 में, और उसके द्वारा जो वस्तु और सेवा कर अधिनियम है वो आता है और वस्तु और सेवा कर को लागू कर दिया जाता है। मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनका एकीकरण कर दिया जाता है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 27 सही जवाब इसका ए हो जाएगा, दोनों सही है। जीएसटी को लागू करने के लिए यही संशोधन होता है, तो ए को चुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 15th लैंग्वेज के रूप में 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, जो कि भाषाओं की है, और इसके लिए संविधान में 21वां संशोधन किया गया था। समय था 1967 का, 1967 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1793, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने और भारतीय लोगों से गिफ्ट वगैरह लेने से पाबंद कर दिया यानी मना कर दिया। और तीसरा वाला जो इसमें लिखा हुआ है 1992 में 71वां संशोधन होता है और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, संथाली ये जो भाषा है इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, गलती ढूंढ कर बताइए। और 28वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत। आप भी जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1793 का है नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट का समय क्या है 1773 का है। और ये बात सही है कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निजी व्यापार में नहीं शामिल हो सकते हैं, उपहार नहीं ले सकते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और 1992 में 71वां संशोधन होता है और उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, न कि संथाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 29, और इसमें कहा गया कि जो राज्य की विधानसभा माफ कीजिएगा विधान परिषद है उनमें सीटों की संख्या के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास है उसको पहले रखिएगा। अब बताइए, तो 29 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपको अरेंज करना है तो डी के हिसाब से कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें हम महाराष्ट्र को रखेंगे, टोटल 78 है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो राज्यों के नाम दिए हैं सिर्फ उतना ही देखेंगे तो महाराष्ट्र में है 78,
उसके बाद आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक और बिहार दोनों में 75-75 है। बिहार यहाँ दिया नहीं है लेकिन दोनों में समान है। आंध्र में 58 है और तेलंगाना में 40 है। तो इसी क्रम में करेंगे तो इसका 4, 2, 3, 1 करके जो इसका अरेंजमेंट है वो दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। यहाँ पर विचार करना है। कुल मिलाकर 5 स्टेटमेंट है और उसके आधार पर जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले विकल्प देख लेते हैं। देखिए, SN मुखर्जी जो है ये संविधान सभा में संविधान के प्रमुख प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ये संविधान के सुलेखक थे, ठीक है, कैलीग्राफर थे। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें सिटीजनशिप का प्रावधान है और भाग 8 जो आप देखते हैं उसमें संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में प्रावधान है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 में है। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा आपका सही है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, 30वां प्रश्न आपने देखा और ये जो 30वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा इसका बी वाला। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। एकमात्र इसका जो 5वां है वो गड़बड़ है। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, 5वां इसमें गड़बड़ है। 5वें में कहा गया है कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में प्रावधान। भाग 4 जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? भाग 4 में तो हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो शामिल होते हैं। फिर फंडामेंटल पार्ट 4 में आप देखते हैं कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 3 जो है इसमें आपके मौलिक अधिकार हैं। तो इस तरीके से है। ये भाग 4 जो है यहाँ मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कुल मिलाकर इसे हमने देखा। अब इसके बाद 31वें प्रश्न को देखते हैं जिसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा जा रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और चार्टर एक्ट 1833 वाला जो था उसके अंतर्गत बंगाल के राज्यपाल को, यानी बंगाल के गवर्नर को, असल में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद भी बनाई जाती है ना। और वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो विभाग है ये संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 31 को आप पूरा देख रहे हैं और ये जो प्रश्न है ये आपके सामने है। इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इसका गलत कौन सा है? दूसरा वाला है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जिक्र होना चाहिए था, जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं जो कि आपका 32वां है। इसमें से कौन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं सौंपता है? अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को जो नहीं सौंपता है उसका नाम आपको बताना है। तो हाई कोर्ट का जज ऐसा नहीं करता है, या जो पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आपका ज्वाइंट कमीशन जो है उसके सदस्य ऐसा नहीं करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करते। कौन नहीं करता है बताइए? तो जो 32वां आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा न सौंपे। तो डी वाले ऑप्शन को हम चुनकर बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कथन यहाँ दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2, इस पर आपको विचार करना है। तो कथन 1 ये कहता है कि पहला लोकसभा का जो अधिवेशन है वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। कथन 2 ये कहता है कि SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का जो मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 33 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। SR बोम्मई केस जो आप देखते हैं वो 1994 का है और उसमें ये माना गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। मौलिक अधिकारों पर तो चर्चा ही नहीं हो रही थी, वहां पर चर्चा हो रही थी प्रस्तावना पर। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ पर देखें कुल 3 स्टेटमेंट है, आपको सही ढूंढना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं इन्हें ऐड किया गया था संविधान की प्रस्तावना में और ये 42वां संशोधन था 1976 का। भारत की जो संचित निधि होती है उसमें धन निकासी के लिए भारत की संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर विड्रॉ करना है पैसा तो उसके लिए जो संसद की स्वीकृति है वो जरूरी होती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था 1973 का और सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी। तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, सभी सही है। इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं सब के सब एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या अगला 35, इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिए। 26 नवंबर 1949 भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू इटसेल्फ, ये काम कब किया गया? ये तारीख थी 26 नवंबर 1949 की।
13 दिसंबर 1946 को भीमराव रामजी अंबेडकर मतलब बाबा साहेब अंबेडकर इन्होंने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम जो है उसके अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न को तो आपने देखा। इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और बाद में यही जो है ये सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा अपना लिया जाता है और प्रस्तावना को आकार मिलता है। तो बी वाला गलत है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ आर्टिकल दिया है और स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट वो दे रखा है। मतलब किस आर्टिकल में कौन से राज्य के विषय में स्पेशल प्रोविजन है वो इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए आर्टिकल 371A को आप देख रहे हैं, इसमें मिलान आपको करना होगा और नीचे जो लिस्ट दी है उसमें से चुनना होगा। तो देखिए इसमें आर्टिकल 371A है, 371B है, C है और F है। राज्यों के नाम आप देख पा रहे हैं। जरा मिलाकर बताइए कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो 36 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें C हो जाएगा। ठीक है, C के हिसाब से कर लेते हैं। मतलब आर्टिकल 371A जो है इसको आप मिला लीजिए नागालैंड से, और आपका जो बी वाला है यहाँ पे आप देख रहे हैं 371B, इसको आप मिलाएंगे किससे? इसको आप मिला लीजिए असम से। इसके बाद 371C को आप देख रहे हैं, इसको आप मिला लीजिए पहले वाले से मणिपुर से, और 371F जो है इसको आप सिक्किम से मिला लीजिए। ऐसे करके मिलाएंगे, इसका परफेक्ट मिलान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है आयरलैंड के संविधान के विषय में कि वहां से हमने राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को सीखा है। जापान के संविधान से हमने संविधान में संशोधन करना सीखा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जाना है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझने की कोशिश किया, मतलब बोरो किया है। संविधान में हमने अलग अलग स्रोतों से चीज़ों को शामिल किया है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें जितनी चीज़ें सही है वही आपको चुननी है। देखिए और बताइए। तो 37 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा ही सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, इन्हीं दोनों को हम चुन सकते हैं। जापान और दक्षिण अफ्रीका वाला यहाँ पे गलत दिया हुआ है। असल में साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहां से हमने अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है उसको सीखा है, और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान की है। प्रश्न संख्या 38 यहाँ पर पूछा गया है कि जो कथन दिए हैं उसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो भाषा किन राज्यों में बोली जाती है उसका यहाँ पे क्षेत्र दिया है। जैसे सिंधी भाषा जो है वो असल में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोंकणी जो है ये गोवा के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक में बोली जाती है। बेसिकली जो कोंकण तट है वहाँ पे बोली जाती है। बोडो भाषा जो है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, और डोगरी जो है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बोली जाती है। तो अब आप बोलें कि इसमें से बताएं मतलब कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो 38 आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। बोडो का जो यहाँ पे दिया हुआ है वही गलत है, और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। ठीक है, बोडो जो है ये असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, न कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो सिक्किम दे दिया है इसकी वजह से काम गड़बड़ है। सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, और नेपाली जो है वो पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। संसद या राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की अंतिम अवधि जो है वो माफ कीजिएगा, अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह से बढ़ाकर 3 साल तक की जा सकती है। एक व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अपने पद पर अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है, और अधिकतम अवधि जिसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रह सकता है वो 90 दिन की है। उसके बाद उसे जवाब तलब किया जाएगा। तो अब आप इसमें बताएंगे सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, ये विकल्प है। डी को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा, और इसका जो सही जवाब है इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। लेकिन इसका जो चौथा वाला है वो गलत है। 90 दिन की अवधि कोई नहीं देता है। असल में आप देखें कि 60 दिन तक ही आप अनुपस्थित रह सकते हैं बिना किसी सूचना के, मतलब कोई परमिशन आपने नहीं ली है, आप गायब रहें तो सिर्फ 2 महीने तक ही बर्दाश्त किया जाएगा। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है यहाँ पे गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हस्तक्षेप और केंद्रीकृत प्रशासन पे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था।
और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इससे कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया था। दोनों एक में उलझ गए थे, उन्हें साफ साफ किया गया। और 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसके अंतर्गत भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब आप इसमें देखें और बताएं गलती कहाँ पर है। प्रश्न को तो आपने देखा, विकल्प यही है, डी को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा। फिलहाल देखिए, तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ देख लीजिए अच्छे से, इसका जो सही जवाब है वो डी ही होगा। इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब सही है, जितने भी यहाँ डाटा दिए हुए हैं वो परफेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 41। यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और राज्य क्षेत्र का नाम दिया है। तो पामा दाबी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, कुरुबा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू कहा जाता है आंध्र में, और वाल्टरे कहा जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। ये सब स्थानांतरित कृषि हैं जिसमें कि एक भूमि के बंजर हो जाने या कम उपजाऊ हो जाने पर बाहर जो आसपास के जंगल हैं उनको काट के या जला के, जैसे भी साफ करके, वहाँ एक नया खेत तैयार कर लिया जाता है। तो इससे निर्वनीकरण बहुत तेजी से होता है, जो डिफॉरेस्टेशन की घटना है वो बढ़ती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अब इसमें आप बताएं। तो 41 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा और चौथा ही इसमें एकमात्र सही है। तीसरा सही है, पोडू वाला और वाल्टरे वाला सही है। कुरुबा और पामादाबी दोनों गलत दिया है। असल में कुरुबा जो है ये झारखंड का है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, झारखंड का है। और पामाडाबी या कोमन या ब्रिंगा कहा जाता है, कई सारे नाम इसके हैं, तो ये ओडिशा में होती है। ठीक, और बाकी सब सही। तो हमने इसमें से चुना किसको? सी वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखें अगले प्रश्न को, जो कि यहाँ पे लिस्ट मिलाने के लिए कह रहा है। तो एक तरफ सहायक नदी और एक तरफ मुख्य नदी का नाम दिया है। तो इसमें बांगर और अमरावती है, बेतवा और केन है, रिहंद गोपद है और ओंग और ईब नदी है। कौन सा किसको सपोर्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। देखें और बताएं। तो रिहंद जो है वो सोन की सहयोगी है ना। बेतवा जो है वो चंबल की सहयोगी है। तो ऐसे करके आप आराम से मिला सकते हैं। खैर, इसमें देख कर मिलाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए ही हो जाएगा। ये पहले से ही मैच है, कुछ नहीं करना है, आमने सामने ही दिख रहा है ना। तो मिला लीजिए बस आमने सामने। बांगर और अमरावती जो है ये नर्मदा की सहयोगी है। वैसे ही बेतवा और केन जो है ये चंबल की सहयोगी है। रिहंद और गोपद दोनों ही सोन नदी की सहयोगी है। और उसके बाद ओंग और ईब जो है ये महानदी। सोन किसकी सहयोगी है? तो ये गंगा की सहयोगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप अगले वाले को, 43वां। इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास करती है, मतलब कौन से राज्य समूह से होकर पास करती है। तो राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, असम, यहाँ से होकर गुजरती है। ऐसे राज्यों का जोड़ा दिया हुआ है। इसमें आप बताएं। तो 43 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी को चुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, कुल मिलाकर कितने हुए? 5 राज्य हुए। यहाँ से होकर ये गुजरती है। मानक देशांतर रेखा जो है उसकी बात हो रही है। देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं, ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, तो वो हम देख रहे हैं। इसके बाद 44 को देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो आयतन के लिहाज से बढ़ते क्रम में यहाँ पे अरेंज किया गया है। सही क्रम कौन सा है वो चुनिएगा। तो इसमें लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है यानी एलुवियल सॉयल है, लेटेराइट है, और काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉयल है। ऐसे ही करके इसमें अरेंजमेंट है। सही अरेंजमेंट क्या होगा बताइए। तो सही इसका होना चाहिए सी वाला। सी वाले के हिसाब से कर लेते हैं। सबसे पहले लेटेराइट, यहाँ बढ़ते क्रम में यानी सबसे जो छोटे आयतन वाली है, आयतन के लिहाज से विस्तार जिसका सबसे कम है वो लेटेराइट है। उसके बाद है काली मिट्टी, उसके बाद है लाल मिट्टी, और सबसे ज़्यादा विस्तार है जलोढ़ का। जलोढ़ का जो विस्तार आप देखते हैं तो देश भर में करीब 43.4% जमीन जो है वो इसी प्रकार की। इसके बाद 44 के बाद 45 की ओर चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? उर्वर शक्ति जो है वो हमारी धरती के पास ज़्यादा है। अब भारतीय राज्यों का समूह इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि म्यांमार के बॉर्डर को टच करता है? बताइए। राज्यों का समूह दिया हुआ है, इसमें से आपको वही ग्रुप चुनना है जो कि म्यांमार के बॉर्डर को टच करता हो यानी छूता हो। तो 45 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कोई भी ऐसा पेयर या कोई ऐसी तिकड़ी नहीं दिखाई दे रही है जिसे कि हम चुन सके। तो ये सब के सब निकम्मे। असल में म्यांमार की सीमा जो है वो करीब 1643, और उसमें 4 भारतीय राज्य जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अरुणाचल के साथ इसकी सीमा लगती है, नागालैंड के साथ लगती है, मणिपुर के साथ भी लगती है और मिजोरम के साथ भी लगती है। तो कहीं पर भी आपको एक साथ ये सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखें आप, नागालैंड गायब हो गया है, नहीं तो इसी को चुन लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो याद रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसमें कहीं नहीं दिया है तो हम किसी को नहीं चुनेंगे। 46 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो हरियाणा में केलों का सर्वाधिक उत्पादन फतेहाबाद में होता है।
रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी की सीमाएं अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श नहीं करती हैं। मतलब ये हुआ कि बाकी जो जिले हैं उनसे ये घिरे हुए हैं। और राजीव गांधी खेल परिसर, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों ही रोहतक में है। हरियाणा के जींद में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे कम है और भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा होने की वजह से जींद जिले को दूध की नगरी कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है अच्छी। अब इसमें से सही विकल्प कौन सा है वो आपको देखना होगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका डी वाला। जितने हैं वो सभी सही हैं। केलों के उत्पादन में फतेहाबाद जो है वो सबसे ऊपर है ना। तो इसमें से हम डी को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें, हरियाणा के हिसार में गणगौर नृत्य जो है वो काफ़ी फेमस है। हिसार में सिंचाई के लिए कोई नदी नहीं है, इसलिए यहाँ भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ पे नहर होती है। राज्य महिला आयोग हरियाणा का जो है इसका मुख्यालय पंचकुला में है और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो करोह पीक है। सबसे कम पशुधन पाए जाते हैं पंचकुला में। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 47 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, लेकिन ये चौथा वाला गलत है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र करोह पीक जो दे रखा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये शिवालिक की पहाड़ी वाला इलाका है, करोह पीक नहीं। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब सही। वाटर वर्क्स की स्थापना अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा 1933 में भिवानी में की गई थी। हालांकि इसमें बाकी जानकारियां परफेक्ट हैं, तो सिर्फ चौथे को छांटते हैं, बाकी इसमें सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मिनरल और रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है उसे देख लीजिए। आयरन ओर मतलब मैग्नीज, माफ कीजिएगा, मैग्नेसाइट जो है ये प्राप्त होता है भिवानी रोहतक से। फेलस्पार की प्राप्ति होती है महेंद्रगढ़ गुरुग्राम से। टंगस्टन, सीसा और जिंक ये भिवानी से प्राप्त होता है और तांबा हमें प्राप्त होता है महेंद्रगढ़ से। ऐसे करके इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको ढूंढना होगा, बताइए। तो 48 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ए हो जाएगा। एकमात्र इसका लौह अयस्क वाला गलत दिया है। लौह अयस्क यानी मैग्नेसाइट जो है ये नरनौल से प्राप्त होता है। यहाँ रोहतक देकर काम गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ चुनना है, तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो है ये यमुनानगर में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार में है। अरावली इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना जो है ये जींद में है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के नाम से वो झज्जर में है। इसमें से गलती कहाँ पर है? तो गलती इसके सी वाले में है। अरावली वाला जो इसमें दे रखा है वही यहाँ पे गड़बड़ दिखाई देता है। असल में अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, असल में ये झांझली गांव में पड़ता है, झज्जर में, ठीक है। ये जींद में नहीं है। यहाँ जो लोकेशन दी है ना वो जींद की दी है, जो कि यहाँ गलत है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है। ये झज्जर में है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर डाटा है उसके हिसाब से सही क्या है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं खोजना है, यहाँ गलत की तलाश करनी है। इनकरेक्ट ऑप्शन की तलाश करिएगा, गलत विकल्प को खोजना है। देखिए, फसलें दिया है और उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, मतलब फर्स्ट कौन है ये देखना है। तो अरहर या तुअर के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। बाजरे के मामले में राजस्थान, जौ के मामले में आंध्र, नारियल उगाने के मामले में कर्नाटक। गलती ढूंढनी है, ध्यान से देखिए, और गलती चुनना इसमें आसान है। नारियल उगाने के मामले में इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें आप देखें, पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे केरल, तो ये ठीक दिया है। बाजरा वाला जो है वो भी ठीक दिया है। राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर बाजरे के मामले में हरियाणा राज्य है। लेकिन जरा इसका सी वाला देखिए, जिसमें कहा गया है कि बरली के प्रोडक्शन में आंध्र जो है वो पहले नंबर पे है। आप ध्यान देंगे तो जौ जो है वो ऐसी फसल है कि शुष्क इलाके में ज़्यादा बढ़िया पैदा होती है। तो यहाँ पर आंध्र का नाम कैसे आ सकता है? यहाँ होगा राजस्थान। राजस्थान इसमें पहले नंबर पे है, यूपी जो है वो दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश का है तीसरा स्थान, तो ये गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 51 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ दी हैं और उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो दे रखा है। तो रॉकी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एल्बर्ट, अलास्का का है मैकिनले, आल्पस का है ब्लैंक और एल्बुर्ज का है गोरा मांस खाया। अच्छा नाम है। अब बताइए इसमें से गलत विकल्प कौन सा होगा? तो 51 को आप देख रहे हैं, डी वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो गलत है। एल्बुर्ज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम यहाँ पे गलत दिया है, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सही है। एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है देमबंद या दामबंद, और गोरा मांस खाया जो है ये बरखोयास्क पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी के तौर पे दिखाई देती है। इसके बाद 52 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है, बताइए। तो कुमजोंग दर्रा जो है ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है।
मुलिंगला उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला जो है ये हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। और खुंजराब दर्रा जो है ये असल में लद्दाख क्षेत्र और चीन के अधिकार में जो तिब्बत है उसको जोड़ता है। भारत का लद्दाख और चीन का जो तिब्बत है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें से सही की तलाश आपको करनी है, ये है 52। और 52 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन ये तीसरा चौथा दोनों ही गलत दिया है। चांगला को अगर आप देखें तो यहाँ चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, न कि हिमाचल को जम्मू कश्मीर से। और खुंजराब को आप देख रहे हैं ये कश्मीर को चीन से जोड़ता है, न कि लद्दाख को चीन से। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत है। प्रश्न संख्या 53, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा तत्व भूपर्पटी यानी अर्थ की क्रस्ट में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से, बताइए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें से बताइए अर्थ की क्रस्ट में सबसे कम अमाउंट किसका होता है। तो इसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है सोडियम, माफ कीजिएगा, इसमें बी वाले ऑप्शन को चुनना चाहिए, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम अगर नहीं दिया होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे। असल में देखिए मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो पाई जाती है करीब 2.09, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है सोडियम। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से आप जानते ही हैं 46.60 ये ऑक्सीजन का होता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन होता है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम होता है। तो टॉप 3 और बॉटम 3 आपको पता होने चाहिए। फिलहाल हमने मैग्नीशियम को चुना है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो कांगो एक बड़ी नदी, ठीक है, कांगो जो है वो एक बड़ी नदी है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मेकांग नदी जो है ये पूर्वोत्तर एशिया की सबसे लंबी नदी है और मरे डार्लिंग नदी जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे करके नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप बताएं कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 54 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों सही है, लेकिन ये चौथा और पांचवा दोनों में गड़बड़। मेकांग जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूर्वोत्तर यहाँ जो लिखा हुआ है तो यहाँ आप ध्यान दीजिए ये दक्षिण पूर्व की सबसे लंबी नदी है। और मरे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, ये यूरोप की नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये दोनों यहाँ गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। यहाँ जनजातियां और क्षेत्र दिया है, गलत कौन सा है वो आपको देखना है। तो टोडा ट्राइब जो है ये साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। एटा ट्राइब जो है ये मलेशिया की है। गौल ट्राइब जो है ये फ्रांस की है और वेद्दा जो है ये श्रीलंका में रहते हैं। तो गलती कहाँ पर है बताइए। गलती इसमें बी वाले में है। एटा जो है ये मलेशिया के नहीं है, ये फिलीपींस के। तो बी वाले विकल्प को हम इसमें से निकाल कर बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। अभ्रक की खानों के बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राज्य का नाम और खनन केंद्र दे रखा है, बताइए इसमें से। तो देखें इसमें, देखिए 56 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो यहाँ कोरडमा और गिरिडीह दिया हुआ है यही इसमें गलत है। कोरडमा, गिरिडीह इस तरह का आप देखते हैं। इसके अलावा हजारीबाग है, मुंगेर है, रांची है, सिंहभूम है, धनबाद है, गया है, ये सब झारखंड का हो जाएगा। झारखंड और बिहार क्षेत्र, मतलब बिहार में पहले झारखंड था, अभी अलग हो गया है। बिहार का जो भागलपुर है उसको भी आप अभ्रक की खान के तौर पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नाम से कर दिया है और इसीलिए गलत हो गया है। तो यही इसमें जो सी वाला ऑप्शन है इसको बाहर कर देंगे। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। मिजोरम में है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। मृगावनी जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ता है और सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। तो ये नेशनल पार्क की लोकेशन दी हुई है। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो सरिस्का जो है ये राजस्थान में है, 5वां सही होना चाहिए। और अगर 5वां सही होना चाहिए तो इसमें या तो डी सही हो सकता है या फिर सी सही हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइए, या तो सी या फिर डी। और 57 जो है इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है, साथ में 5वां सही है। तीसरा वाला गलत है। मिजोरम में क्लाउडेड लेपर्ड वाला जो नेशनल पार्क है वो नहीं है। मिजोरम में तो मुरलेन है। ये क्लाउडेड लेपर्ड का जो नेशनल पार्क है, मतलब ये हिम तेंदुए के लिए है असल में, और ये त्रिपुरा में पड़ता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। तो यहाँ राज्य का नाम गलत दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 58। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बताइए कि गलत कौन सा है। तो एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है, यानी एक सर्टिफिकेशन है, और ये भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा होता है उनमें कुछ विशिष्ट मानकों को पूरा करने की उम्मीद को रखा जाता है। ये मानक कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और एक मार्क भारत के कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1967 के द्वारा शासित है, जिसे कि 1986 में संशोधित किया गया था।
अब ये सारी जानकारी है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। और 58 आप देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 1967 के द्वारा इसे शासित किया गया है और 1986 में संशोधित किया गया है। ये वाला डाटा इसमें गलत है। देखिए 1986 में संशोधन भले ही हुआ है, लेकिन ये शुरुआती इसकी जो डेट है वो क्या होगी, 1937 होगी, 67 नहीं 37, काफ़ी पीछे से। इसके बाद 59वें प्रश्न को देखते हैं। 59 कथन दिए हुए हैं 2 ठे, और इसमें आपको जो सही है उसकी तलाश करनी। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ग्रीन वॉशिंग जो है वो किसी उत्पाद, सेवा या प्रौद्योगिकी अथवा कंपनी के अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में निराधार और भ्रामक दावे फैलाने की प्रथा है। ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेन वॉश में आपके दिमाग में गलत चीज़ों को भर दिया जाता है और आप उसी को सही मानने लगते हैं। तो कंपनी जो है वो दिखावा करती है कि वो पर्यावरण के प्रति काफ़ी मित्रवत है, अच्छे काम कर रही है, जिससे कि पर्यावरण को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ कर नहीं रही होती। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि इकोमार्क योजना राष्ट्रीय आधार पर संचालित होती है और घरेलू और अन्य उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग देने का काम करती है और भारतीय मानकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करती है, पर्यावरणीय मानदंडों का ध्यान रखती है। तो अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। कथन तो दोनों दे दिए, विकल्प देख लीजिए। और ये जो 59वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, ग्रीन वॉश भी सही है और इकोमार्क भी सही है। डिफिनीशन एकदम परफेक्ट है, इसीलिए दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो बिहार के दरभंगा से मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू होता है 1977 में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार करने के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया था। और डिब्रू सखोवा जैवमंडल रिजर्व, यहाँ आप देख रहे हैं, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आगार है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, स्मॉलेस्ट। और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, उसके हिसाब से एक प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है, एक्सटिंक्ट तब माना जाता है, जबकि वो अपने प्राकृतिक आवास में 30 वर्षों से न दिखी हो। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर। तो 30 साल कुछ कम है, 30 साल में हो सकता है कि प्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ जो आंकड़ा है ना वो डी वाला ही गलत दिखाई देता है। 50 साल से अगर कोई जीव जो है या कोई भी प्रजाति वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखाई देता है तो उसको हम एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये भी संभावना होती है कि कुछ साल बाद वो प्रकट हो जाए, ऐसा बहुत सारे जीवों के साथ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो क्लियर होता है कि उनकी आबादी अब नहीं के बराबर रह गई, तो उन्हें विलुप्त मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ दायरा होना चाहिए 50 साल का। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है सही है। 61 को देखिए, यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पाइनोक्लाइन एक जल निकाय में घनत्व प्रवणता को संदर्भित करता है। हेलोक्लाइन का मतलब होता है किसी भी जल निकाय में यानी वाटर बॉडी में सैलिनिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करना। सैलिनिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या, लवणता की प्रवणता, लवण की प्रवणता असल में। यूकेलिप्टस ये बहुत ज़्यादा जल धारण क्षमता रखता है, मतलब पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एक एक दिन में कई लीटर ये पानी पी जाता है। तो ये प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए दुश्मन ही है। जैव विविधता के साथ साथ मानव के पारंपरिक जीवन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने में निहित है। तो अब आप बताएं इसमें सही कौन सा है। 61 को आप देख रहे हैं और ये पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का वो डी हो जाएगा। डी यहाँ दिख नहीं रहा है, सभी सही है। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सबकी सब परफेक्ट। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। एक दिन में ये 7-8 लीटर पानी जो है वो पी जाता है, मिले तो और ज़्यादा पी ले, इसीलिए जो दलदली इलाके हैं वहाँ पे इन्हें पहले लगाया गया था और वहाँ से ये भारत में न जाने कैसे आ गया। तो इसमें से हम डी को चुन लेते हैं। और अभी भी नासमझी में वन विभाग बहुत बार वृक्षारोपण के नाम पे यूकेलिप्टस भी बो देता है, तो ये हमने चुना। अच्छा, अब इसके बाद 62वें प्रश्न को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई जो सांद्रता होती है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा तापमान, अच्छी रोशनी और बढ़िया मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधों की वृद्धि होती है इसको कार्बन निषेचन कहा जाता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जून 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। गोवा का चोराव द्वीप जो है एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र यानी मैंग्रोव क्षेत्र है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। ये है प्रश्न संख्या 62 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव। जितनी इंफॉर्मेशन है वो सबकी सब परफेक्ट। प्रश्न संख्या 63, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो डिजर्टिफिकेशन इज एन इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन नॉट अ काज। ठीक है, मरुस्थलीकरण जो है वो मृदा अपरदन का एक प्रभाव है, इसका कारण नहीं है। ठीक,
और बी वाला जो है इसमें कह रहा है कि मक्के से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, मक्का यानी आपका मेज़, और उससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा जेट्रोफा, पुंगामिया और सूरजमुखी, इससे बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जाता है। नॉक नी सिंड्रोम जो होता है इसमें वायु प्रदूषण जिम्मेदार होता है, और हवा में तैरने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है और ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो अब आप बताएं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 63 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नॉक नी सिंड्रोम का यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से होता है जो कि पानी के माध्यम से शरीर में पहुँचता है। फ्लोराइड जो है वो पानी में घुल जाता है ज़्यादा मात्रा में और उसका सेवन करने से नॉक नी संलक्षण जो है ये दिखाई देता है। बाकी जितने हैं वो परफेक्ट हैं। मरुस्थलीकरण जो है ये मृदा अपर्दन का कारण नहीं होता है, ठीक है, उसका एक प्रभाव होता है। इसकी वजह से मृदा अपर्दन नहीं होता है। मृदा अपर्दन होने की वजह से मरुस्थलीकरण होने लगता है, वहां की जमीन बंजर होकर रेतीली होने लगती है। इसके बाद 64वें को देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो संविधान की अनुसूची 7 जो है इसमें संघ और राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वन्यजीव संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। वांगरी मथाई सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के लिए अपने योगदान हेतु 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला और पर्यावरणविद बनती हैं। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलत विकल्प कौन सा है वो आपको देखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 64 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब सही है, तो हम गलत काट नहीं सकते, डी को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। गलत विकल्प यहां भी खोजना है, देख लीजिए। सतत विकास का विचार पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नाम का जो वैश्विक थिंक टैंक था, ग्लोबल थिंक टैंक था, उसके द्वारा प्रपोज किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये सॉयल कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर कट थ्रू कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से। हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उससे रक्षा करने के लिए भूमि के चारों ओर ओजोन परत पाई जाती है ना, और उसके क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तो आप जानते ही हैं, जगजाहिर बात है, तो वो गलत नहीं हो सकता। अब बाकी जो है उन पर विचार करिए और बताइए। तो 65 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, मतलब आंसर वाइज राइट है लेकिन वैसे गलत है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जैव सुरक्षा से, और ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब हमारा जो मंत्रालय है कुल मिलाकर, उसके द्वारा बायो सेफ्टी के लिए इंप्लीमेंट की जा रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 66 को देख डालते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गतिमान रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है और उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर भी एक बल लगता है और इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के द्वारा हम जो आवेग होता है उसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी इम्पल्स जो है वो असल में किसी बॉडी में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको उसका मास पता करना होगा और उसकी वेलोसिटी पता करनी होगी। और किसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन यानी मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है असल में, या उसकी जो रेट होती है वो वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे स्टेटमेंट है और ये है 66वां, तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। यहाँ यही गलत दिया हुआ है। आवेग को व्यक्त करने का ये सूत्र नहीं है कि आप द्रव्यमान में वेग का गुणा कर लें, उससे तो संवेग मालूम हो जाएगा। संवेग का ये सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, आवेग का नहीं होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आवेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी पिंड में अगर आप आवेग को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो समय अंतराल होता है उसको बल में गुणा कर दीजिए, यानी बल गुणे समय अंतराल, ठीक, सीधे सीधे निकल आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें दिया हुआ है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो दे रखा है। विटामिन का रासायनिक नाम दिया है, उसको आपको पहचानना होगा। इसमें सही कौन सा है वो देखना है। तो थायमीन की कमी से बेरीबेरी हो जाता है, राइबोफ्लेविन की कमी से कीलोसिस हो जाता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, एक्यूट एनीमिया हो जाता है पेंटोथेनिक एसिड की वजह से। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो 67 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। शुरुआती तीनों सही है, केवल ये पेंटोथेनिक एसिड वाला जो रक्त क्षीणता का दे दिया है यही इसमें गलत है। पेंटोथेनिक एसिड जो होता है ना, इसे कहा जाता है, मतलब अगर सामान्य भाषा में देखें तो विटामिन B5 होता है और चमड़ी के रोग इससे होते हैं।
और पायरिडॉक्सिन जिसे कि विटामिन B6 कहा जाता है, उसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। चमड़ी के रोग उससे भी होते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपकी चमड़ी और बाल खराब हो रहा है तो वैसे भी आपको समझ लेना चाहिए कि विटामिन B की आपको कमी है। ये एक सीधा लक्षण होता है। लेकिन उसमें जितने भी विटामिन B के परिवार में जितने भी होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, तो वो आपने देखे। इसके बाद 68 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए इसमें सही कौन सा है। तो जो ब्राउन एल्गी होती है ये पोटाश का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है। और साइट्रस ट्रिट्रेजा जो है ये वायरस है, मतलब वायरस के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ज्ञात RNA वायरस है। ठीक है, आकार के लिहाज से ये सबसे बड़ा ज्ञात अभी तक का RNA वायरस है। कोशिका भित्ति में मौजूद खनिज जो है ये फास्फोरस होता है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट से युक्त अगर आप खाना खाते हैं तो वो आपको एनर्जी देता है, और उतनी एनर्जी अगर आप खपत नहीं करते हैं तो वो आपके अंदर फैट के रूप में जमा होने लगती है। तो अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न तो आपने देखा, क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी होना चाहिए। ठीक है, सी वाला हम चुन लेते हैं। पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है। कोशिका भित्ति में जो खनिज है वो फास्फोरस होता है, ये गलत दिया है। कोशिका भित्ति में जो खनिज होता है यानी मिनरल होता है वो असल में कैल्शियम होता है, फास्फोरस नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न अगला जो है 69वां, इसमें कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। इस पर आपको विचार करना है और सही उत्तर की तलाश करनी है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने हाल फिलहाल में बताया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। और ओडिशा सरकार ने वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से हाल ही में संबलपुर और बालासोर जिलों में गंधमादन पर्वत श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया है। तो अब आप बताइए, प्रश्न संख्या 69 और ये पूरा इसका ढांचा है। तो 69वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसमें कथन एक तो सही है ऊपर वाला, लेकिन ये दूसरा वाला जो दिया हुआ है ये गलत है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ जिलों का नाम गलत दिया है, असल में संबलपुर और बालासोर नहीं, ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है, वो ठीक बात है। लेकिन ये जिले हैं बरगढ़ और बालागीर, वहाँ पे गंधमादन पहाड़ियाँ हैं और इसे जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये काफ़ी उर्वर क्षेत्र है, मतलब वनस्पतियों से भरा हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी जब रामायण काल में भगवान राम का सपोर्ट कर लेते हैं तो उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया जाता है, मतलब वो हमेशा जीवित रहेंगे, आज भी जीवित है ऐसा माना जाता है। तो द्वापर युग में वो यहीं पर विश्राम कर रहे होते हैं और भीम जब यहाँ से गुजरते हैं तो इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, फिर दोनों लोगों की मुलाकात होती है। तो इसमें दूसरा कथन गलत है, वहाँ गाँव का नाम गलत दिया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 70वें प्रश्न को स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपको ये विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। तो कथन एक ये कहता है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए। और कथन दो यहाँ देखें, कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी करके मदुरै जिले के कल्लमपट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, 70वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाना चाहिए। ठीक है, कथन सत्य है, मतलब पहला कथन सत्य है, जो दूसरा कथन है वो असत्य है, दूसरा वाला इसमें गलत है। यहाँ पर मदुरै जिले का जो कल्लमपट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव दिया है वही कथन गलत है। असल में जानकारी इसमें क्या होनी चाहिए, तो सही बात यह है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और ये अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ठीक है, यहाँ पे ये कल्लमपट्टी नहीं है, अरट्टापट्टी है, थोड़ा सा नाम का फर्क है। इतना ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ जो जिले का नाम है, मतलब गाँव का नाम है, असल में मदुरै जिला है और उसके अंदर ये गाँव है, तो यहाँ अरट्टापट्टी होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये कथन गलत हो गया है। पहला वाला सही, तो बारीक अंतर दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। पिछले साल ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 सालों के बाद पहली बार धमाका हुआ और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पे स्थित है। प्रौद्योगिकी विभाग, जो मतलब अपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके द्वारा हाल ही में लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढनी, तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न संख्या 70, और इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, दोनों ही जानकारियां एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है और पुडुचेरी ने हाल ही में खुद को हर घर जल स्थापित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है
कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है ये हरियाणा में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो अब आप ये बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 72 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। जितनी इंफॉर्मेशन है सब अपनी जगह पे परफेक्ट। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है पहला और दूसरा, सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो सूरीनाम के वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम है भरत जगदेव, और इन्होंने हाल फिलहाल में भारत की आधिकारिक यात्रा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई, और इन्होंने घोषणा की है कि कर्नाटक के रायचूर जिले के बिंदूर में भारत का पहला मैरीना बनाया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको पहचानना होगा। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं तो इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। दोनों ही गलत है। यहाँ मजे की बात यह है कि दोनों ही जो कथन है वो गलत है। तो सही इंफॉर्मेशन क्या है फिर जानने की आवश्यकता है। देखिए, ये गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है भरत जगदेव, और इन्होंने भारत की यात्रा की है। 20-25 फरवरी के आसपास ये भारत में थे 2023 में। और बासवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, और उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि कर्नाटक का जो उडुपी जिला है वहाँ पे पहला मैरीना बनाया जाएगा। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन यहाँ गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, और यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाले में कहा गया कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी गई है, बढ़ाने की मंजूरी दी गई है असल में, और इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में ओडिशा के गंजाम जिले से एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, गलत की जानकारी आपको इसमें से होनी चाहिए। गलत कौन सा है और इसका जो सही जवाब है इसमें ध्यान से देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, पहला और तीसरा एकदम सही है। तो फिर दूसरे वाले में समस्या क्या है। देखिए, ओडिशा का गंजाम जिला नहीं, ये ओडिशा का जाजपुर है, और यहाँ पे 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। तो यहाँ जिले का नाम गलत दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो माउंट मेरापी, जो कि एक वॉल्केनो है यानी एक ज्वालामुखी है, इसकी लोकेशन है फिलीपींस में, और हाल फिलहाल में इसमें इरप्शन हुआ है, और इससे पहले इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था 2010 में, ऐसा दिया हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी ये NSE इंडेक्स लिमिटेड है, और इसने हाल ही में देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो है ये हाल फिलहाल में भारत की आधिकारिक यात्रा पे रहे हैं, और मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अब इसमें से गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढनी है। डी वाले विकल्प में कहा है कि कुछ नहीं गलत है। तो 75 को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी जो है वो सही हो जाए, आवश्यक नहीं है। हम ए को चुनते हैं, ठीक है। माउंट मेरापी वाला जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। माउंट मेरापी जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में नहीं है। बाकी जितनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सही है। 2010 में इसमें उद्गार हुआ था, और ये इंडोनेशिया में। इसके बाद प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको सही की तलाश करनी है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसके हिसाब से इसके महानिदेशक हैं, उनका नाम है अभय बाकरे, और उनके हिसाब से भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार बन जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट बन जाएगा 2030 तक। और कथन 2 क्या कहता है कि फोन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर के संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। फोन पे के ऊपर जुर्माना ठोक दिया है रिजर्व बैंक ने, और उसका जो कारण है वो आपको बताया गया है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, 76वां आप देख रहे हैं, और 76 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। पहला कथन सही है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2030 तक हम बड़े कार्बन बाजार बन जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, और इसीलिए हम इसमें से सी का चयन करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये फोन पे नहीं है बल्कि अमेजन पे है। अमेजन जो है वो अपना बेचने खरीदने वाला काम तो करता ही है, उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट का तरीका है उसमें भी ये उतर पड़ा है। तो अमेजन पे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। तो उसमें इसने क्या किया है, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर वाला प्रावधान होता है उसमें कुछ हेर फेर किया, उसकी वजह से रिजर्व बैंक ने एक अच्छा खासा जुर्माना ठोक दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। और एक अमेरिकी कंपनी के लिए इतने रुपए कुछ मायने नहीं रखते। अब यहाँ देखें आगे, इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो पाबंदियां हैं वो लगानी चाहिए।
तो यहाँ हमने देखा। अब इसके बाद 77वें को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो ग्लोबल माइनिंग कंपनी है वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसका नाम है फॉक्सकॉन। इसके ज्वाइंट वेंचर ने हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लगाने का फैसला किया है गुजरात के अहमदाबाद के पास में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। तो लोकेशन आपको बताई है किसका ये ज्वाइंट वेंचर है, वो आपको बताया गया है। और चौथा विश्व संस्कृति समारोह या महोत्सव आप कह सकते हैं, ये 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में रविशंकर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी और मानवीय संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि गलत कौन सा है। प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, डी को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो फिर हम चुनेंगे किसको, डी को चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप 78वें प्रश्न को, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हाल ही में भारत के पहले 6x4 हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल नियामक एजेंसियों से देश का पहला होमोलॉगेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि यहाँ आप देख रहे हैं, बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य की पहचान एक उपयुक्त स्थान के रूप में की गई है। किस उद्देश्य से? तो वन्यजीव संस्थान जो है वो एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसके हिसाब से गिर राष्ट्रीय उद्यान के 40 वयस्क और उपवयस्क जो एशियाई शेर हैं उनको स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि गिर नेशनल पार्क जो है वहाँ एशियाई शेरों का एकमात्र बसेरा है, वो उनका प्राकृतिक निवास है। तो उस जलवायु में वो रहते तो खुश हैं, लेकिन वहाँ आबादी उनकी अच्छी खासी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी जनसंख्या जो है वो एक लेवल तक ही रहे। और डिस्टेम्पर वायरस का खतरा वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें सही कौन सा है ये बताइए। 78। तो 78 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला ही सही है, केवल पहला सही है, दूसरा वाला जो डाटा इसमें दिया है वो गलत है। असल में बात यह है कि जो गिर नेशनल पार्क के जितने भी शेर हैं उन्हें स्थानांतरित करने का मतलब, उसमें से सिर्फ 40 जो एडल्ट हैं, अब उसमें कुछ जो है वो अभी अपनी जुवेनाइल स्टेज में हैं, तो ऐसे जो एशियाई शेर हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य की पहचान की गई है, जो कि एक उपयुक्त स्थान है। ठीक है, मतलब इसमें शेरों का संवर्धन करना उद्देश्य है, ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 79वां। इसमें नाम और अपॉइंटमेंट दे रखा है। तो कोनराड के संगमा ये मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के 3रे राष्ट्रपति बने हैं। मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे माणिक साहा और SS दुबे जो है ये वित्त मंत्रालय के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बताइए इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 79, और 79 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। माणिक साहा जो है ये मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, यही इंफॉर्मेशन इसमें गलत है। ये त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री बने, न कि मेघालय के। इसके बाद 80वें प्रश्न को देखें। यहाँ पर नाम और अपॉइंटमेंट फिर से दिया है और गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भोला अहमद तिनुबू जो है ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद वो वॉन थुओंग जो है ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। रश्मि शुक्ला जो है ये सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। पद्मलक्ष्मी को आप देख रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर वकील बनी है, केरल राज्य की पहली। तो अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 80 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये जो वो वॉन थुओंग का दिया हुआ है यही गलत है। वो वॉन थुओंग जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, न कि फिलीपींस के। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर जो कीमत है 2011-12 की, उसके आधार पे और 2022-23 में अगर इसका तुलना किया जाए तो 5.4% की वृद्धि के साथ अभी ये 1,81,961 रुपये अनुमानित की गई। ये हरियाणा राज्य का है। और सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो 17.4 का है, ऐसा माना गया है। तो अब आप ये बताएं इसमें गलती कहाँ पर है। गलती इसमें कहीं नहीं है, ये सभी जो है ये सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। दोनों ही इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। फिर से इकोनॉमिक सर्वे, गलत की तलाश करनी है, ध्यान से देखिएगा। तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2009 से लागू की गई है सहकारी बैंकों के द्वारा। 1 अक्टूबर 2012 से ई पेंशन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया था, तब से वो काम कर रही है। ई स्टैंपिंग प्रणाली जो है वो 1 मार्च 2017 से लागू की गई है। और वस्तु और सेवा कर अधिनियम जो है ये हरियाणा में 1 जुलाई 2016 से लागू किया गया है।
इसमें से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो भी इसमें डी हो जाएगा, लेकिन डी में यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कोई भी गलत नहीं है। यहाँ देखें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया है तो वो 1 जुलाई 2017 की तारीख है, न कि 2016 की। ये सीधी सीधी जो जानकारी है वही गलत दी है, बाकी सब सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही इकोनॉमिक सर्वे। तो मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जुलाई 2020 से एक नई केंद्रीय योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को शुरू की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज में 2 नए जिलों पंचकुला और सिरसा को शामिल किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से 2 जिलों नरनौल और रेवाड़ी को बाहर कर दिया है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के द्वारा 9 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। 9 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है, यही जानकारी इसमें गलत है। ठीक है, अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं ये आपको देखने की आवश्यकता है और ये 2018-19 वाला डाटा है, ये 2021-22 का नहीं है, ये 2018-19 का है, पीछे का है। यहाँ पे 2021-22 दिया था वो गलत है। कौन कौन से जिले हैं? भिवानी है, गुरुग्राम है, हिसार है, झज्जर है, जींद है, महेंद्रगढ़ है, मेवात है, रेवाड़ी है और रोहतक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 84 को देखते हैं। यहाँ पर देखें कुछ जोतों का दिया हुआ है, जोत का आकार दिया है असल में। तो मार्जिनल होल्डिंग जो है वो असल में लेस देन 1 हेक्टेयर होती है। ये एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 का था उसी के अकॉर्डिंग। स्मॉल होल्डिंग जो है उसकी रेंज होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। सेमी मीडियम होल्डिंग जो है उसकी 2 से 4 के बीच में होती है। मोर देन 10 हेक्टेयर होता है मीडियम होल्डिंग का। तो अब इसमें आप देखें, बताएं कि कौन सा सही है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और 84 जो आपने देखा इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ मध्यम जोत का दायरा दिया हुआ है ये गलत है। मध्यम जोत का दायरा जो है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच का होता है। ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच का होता है। यहाँ सीधे सीधे 4 से हम लोग सीधे 10 पे आ गए। 4 से 10 का बीच का होता है और 10 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा होता है तो वो बड़ी जोत में आता है, लार्ज होल्डिंग में आता है और इसीलिए हम इसमें से चुनेंगे ए वाले को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। यहाँ गलत का चयन आपको करना है। तो कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन करना ये मिक्स एग्रीकल्चर का हिस्सा है और गेहूं और सरसों संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो समानांतर फसल के उदाहरण कहे जाते हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को और गेहूं और धान की फसलों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिहाज से सबसे ज्यादा लाभ भारत में हरित क्रांति में इन्हीं दोनों ने उठाया है। मतलब गेहूं और धान दोनों ने उठाया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें गलती कहां पर है? गलती डी वाले में। धान को उतना फायदा ही कहाँ मिलता है, गेहूं को ही तो फायदा मिलता है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो गेहूं को मिलता है। गेहूं को मिलता है प्लस बड़े किसानों को मिलता है। छोटे वाले किसान भी इससे वंचित रह जाते हैं और धान की फसल को भी वैसा मुनाफा नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। यहाँ पर गेहूं के बारे में दिया हुआ है। देखिए, नोरिन 10 जो है ये गेहूं की बौनी प्रजाति है, ड्वार्फ वेराइटी है वीट की। ट्रिट्रिकेल जो है ये गेहूं और राई का क्रॉस करके बनाया गया है और बिहार में 3 अलग अलग किस्मों में, मतलब अलग जो सीजन होते हैं उसमें धान की बुआई होती है। इसे अहू, सली और बोरो कहा जाता है। 3 मौसम धान के होते हैं, ये कहने का मतलब। तो अब आप बताएं इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत अगर देखा जाए 86 को आप देख रहे हैं तो इसका सी वाला हो जाएगा, मतलब तीसरा। ये जो यहाँ धान के मौसम दे रखे हैं ना, तो अगर आप ध्यान दें तो पश्चिम बंगाल और असम ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि धान के 3 मौसम पाए जाते हैं। बिहार में वो स्थिति नहीं है, तो सी वाले को हम चुन लेते हैं। तो ये वाला जो मौसम दिया हुआ है ये असम के लिए ठीक है, अहू, सली और बोरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और 87 को देख डालते हैं। इसमें आपको देखें कुछ 4 स्टेटमेंट दिया है, सही की तलाश करनी है। तो जिंक का काम क्या होता है? ये फास्फोरस और नाइट्रोजन के प्रयोग करने में पौधों को सपोर्ट करता है और जड़ों, तनों और पत्तियों की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। कैल्शियम पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है और मैग्नीशियम जो है वो एंजाइमों को एक्टिव करने में सहायता करता है। तो अब इसमें आप बताएं सही कौन सा है। 87 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। सभी सही है, जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स, मतलब राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान जो है इसका केंद्र है हरियाणा में और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है, मतलब हरियाणा राज्य में ही। और आप देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स ये भी हरियाणा में।
तो इसमें से कोई एक जो है वो हरियाणा में नहीं है, वही आपको चुनकर बाहर करना है। तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका बी हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये हरियाणा में नहीं है, बाकी जितने हैं वो सही। ये आपका कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली में पड़ेगा। इसके बाद 89 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 में कहा गया कि एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, नई डिफिनीशन है, उसके हिसाब से सही विकल्प कौन सा है? तो सूक्ष्म उद्यमों का जो निवेश है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। लघु उद्यमों का निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस शुड नॉट एक्सीड रेट 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। तो अब आप ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 89 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। यहाँ ये कहा गया है कि मध्यम उद्यमों का निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो सही विकल्प यही है, एमएसएमई की नई परिभाषा यही कहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सूक्ष्म लघु वाला जो है उसको भी देख लीजिए। तो सूक्ष्म में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं होना चाहिए और लघु में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2011 के सेंसस के हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा आबादी की वृद्धि अरुणाचल के कुरुंग कुमे जिले में दर्ज की गई और कथन 2 ये कहता है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। ठीक है, अब आप बताएं कि इसमें सही कौन सा है? प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है ना? तो दोनों को हमने मान लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ 3 कथन दिए हैं, विचार करना है, इंडेक्स दे रखे हैं असल में। तो डेनमार्क हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट रैंक इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में डेनमार्क को पहला स्थान। नॉर्वे का पहला स्थान है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये पहले स्थान पे। और फिनलैंड का पहला स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में। तो ऐसे करके ये टॉपर दे रखे हैं। अब इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। 91 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है, नॉर्वे का जो यहाँ पे दिया हुआ है ना वही गलत है और इसीलिए हम बी को चुनते हैं। देखें, अगर जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो डेनमार्क दिखाई देता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है, ये 2022 का संस्करण है और भारत की रैंक इसमें 180वीं है। अपनी रैंक भी पता होनी चाहिए। हालांकि कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जो है उसमें 37वें स्थान पे हम लोग हैं और खुशहाली सूचकांक में हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमारे यहाँ लोग खुश नहीं हैं और हम 126वें स्थान पे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें और ये है 92। इसमें पशुधन गणना रिपोर्ट जो है 20वीं यानी 2019 वाली 5 साल पे आती है। तो इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से चुनकर बाहर करनी चाहिए और देखिएगा इसे। तो 92 जो है इसमें ध्यान से देखें, कहा गया कि फर्स्ट प्लेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कैटल वेस्ट बंगाल है, फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बफेलोज हरियाणा है, फर्स्ट प्लेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शीप्स तेलंगाना है और फर्स्ट प्लेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ गोट्स राजस्थान है। ये अलग अलग पशुओं के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है वो दिया था। अब इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है। तो बफेलो के मामले में पहले नंबर पर आपका हरियाणा है, ये गलत दिया है। भैंसों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम भैंसों वाला बाहर कर देते हैं, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही है। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। यहाँ पे उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में सही विकल्प पर आपको जाना है। तो सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। स्टेट विथ हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी जो है वो राजस्थान में है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस ये हैदराबाद है और टॉप पोजीशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट यानी छात्र नामांकन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो ऐसे करके हमने देखा। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 93 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है और यही जानकारी इसमें सत्य है। बाकी जितना है वो गड़बड़ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों की संख्या राजस्थान में है, कुल मिलाकर 92 विश्वविद्यालय हैं और वो राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा कॉलेजों की संख्या वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है, 62 है यहाँ पे टोटल, है ना। और अधिकतम कॉलेजों की संख्या वाला जो जिला है वो बेंगलोर है, शहरी क्षेत्र 1058 यहाँ पे कॉलेज हैं अच्छे खासे, ऐसे करके। इसके बाद प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे कम पॉपुलेशन।
अर्बन यूनियन टेरिटरी के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दिल्ली की है, ऐसा कहा गया। और 2011 का जो सेंसस है 2011 का, उसके हिसाब से बिहार हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो केरला का है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। प्रश्न को देखिए, तो 94 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यहाँ आप देख रहे हैं बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यही वाला इसमें गलत है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की। प्रश्न संख्या 95, इसमें कहा गया कि कौन सा देश भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के हिसाब से 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के प्रस्थान में टॉप 3 जो कंट्रीज थी, शीर्ष गंतव्य देश थे, उनमें शामिल नहीं था। जो न शामिल हो वो आपको चुनकर बाहर कर देना है। तो 95 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ओमान, ठीक है। ओमान इसमें शामिल नहीं था। और बाकी अगर आप देखें तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पे, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद कतर, ओमान जो है वो चौथे स्थान पे था, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की। समय था आपका 28 अप्रैल 1989 का। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना का विलय करके 1 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को गठित किया गया। तो अब ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है। अब आप ये देखें, बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो 96 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, यहाँ दोनों ही कथन सही है, कोई समस्या नहीं, ए को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए कौन से कारक की आवश्यकता होती है? तो इसमें प्राइवेट कंज्यूमशन चाहिए होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, या फिर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है वो आपको इकट्ठा करना है। तो 97 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ये सब कुछ चाहिए होता है, मतलब आप जीडीपी जो है उसको ठीक करना चाहते हैं तो इन सबको ठीक करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी और समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक प्लेन में बनती है, एक समतल में बनती है। लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो जाहिर सी बात है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेड कलर के लिए सही दिया है या नहीं आपको विचार करना है। और 98 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। गलत का चयन आपको करना है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति इसकी सबसे कम होती है, जबकि बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना करीब 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है और किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से छोटे टुकड़ों में टूटने की जो प्रक्रिया है इसको नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। वह ताप जिस पर की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी एकदम से 0 हो जाती है उसको संक्रमण ताप कहा जाता है यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है और ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 99 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, सिर्फ दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो प्रक्रिया है ये नाभिकीय विखंडन की होती है, न्यूक्लियर फिजन की होती है, न कि फ्यूजन की। फ्यूजन में तो फ्यूज होता है ना, मतलब जुड़ते हैं आपस में, यहाँ तो अलग होने की बात हो रही है। बाकी सही है। प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। यहाँ पर देखें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है। तो बुलेट प्रूफ जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें पॉलीकार्बोनेट नाम का पॉलीमर यूज होता है। नियोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है और नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है इसका प्रयोग निश्चेतक के तौर पे किया जाता है। ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, दूसरा। नियोप्रीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है प्राकृतिक रबर है, ये इसमें से डाटा गलत है, बाकी सब सही है। ये एक उच्च बहुलक होता है और ये एक तरह का कृत्रिम रबर होता है, न कि प्राकृतिक, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल रबर। और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।